चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एसडीएलसी के अंदर हमारे पास 8 तरह के फेजेस होते हैं। अभी हमने कुल मिलाकर आपका जो फेज़ समाप्त करा है वो इन्वेस्टिगेशन वाला है। इन्वेस्टिगेशन पार्ट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एनालिसिस को हम लोगों ने स्टार्ट करा था, डिस्कस करा था, सिस्टम एनालिसिस को बताया था। सिस्टम एनालिसिस कौन सा इंसान करता है? एक स्पेशल तरह का इंसान करता है जिसका नाम है सिस्टम एनालिस्ट। अब एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर तकरीबन हमारे पास 5 तरह के सवाल थे जो मैं डिस्कस करने हैं। लास्ट क्लास में हमने एक पहला सवाल डिस्कस कर लिया था फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के नाम से, और आपको याद होगा इसमें हमने एक शॉर्टकट भी डिस्कस करा था डू आई क्यू के नाम से। डी मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन हो गया, आई का मतलब इंटरव्यू हो गया और क्यू का मतलब क्वेश्चनराइज हो गया। तो ये हमारे पास डू आई क्यू करके आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब ये बाकी के 4 सवाल हमें और डिस्कस करने हैं। बाकी के 4 सवाल डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा जिसका नाम है सिस्टम एनालिस्ट और जो एनालिसिस, और जो परफॉर्म करता है इंसान उसको हमने नाम दिया था सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि अगर मेरे को करंट सिस्टम का डीप स्टडी करना है तो क्या क्या फैक्टर्स मेरे को स्टडी करने पड़ेंगे। करंट सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका ओल्ड सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर आपको उसका डीप स्टडी करना है तो क्या क्या फैक्टर्स हमें स्टडी करने पड़ेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हमें रिव्यू करने पड़ेंगे। ओल्ड सिस्टम के साथ हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। ओल्ड सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे पास कमी देखी गई थी। अब क्योंकि ओल्ड सिस्टम में कमी देखी गई थी तो हो सकता है कि उसकी फाइलों में कुछ कमियां हो, ठीक है, हो सकता है उसके कुछ हिस्टोरिकल पास्ट रिकॉर्ड्स में कुछ कमियां हो सकता है उसके डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ कमी हो सकता है उसके काम करने के मेथड्स या प्रोसीजर्स में कमी हो, इनपुट लेने का जो तरीका था वो बढ़िया नहीं था, आउटपुट देने का जो तरीका था बढ़िया नहीं था, कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा रखे थे वो भी बढ़िया नहीं थे हमारे पास, ठीक है, या पूरा अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो प्रेजेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे पास दिक्कत थी। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि जब हमें करंट सिस्टम का एनालिसिस करना है, डीप स्टडी करना है, तो मल्टीपल तरह के फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा और मल्टीपल तरह के फैक्टर्स को रिव्यू करना पड़ेगा। और ये सारे के सारे 7 फैक्टर हैं जो हमें रिव्यू करने पड़ेंगे करंट सिस्टम के, ताकि हम उसके अंदर कमियां फाइंड आउट कर सकें और वो कमियां किसी भी एंगल से नए सिस्टम में, जिसको प्रपोज सिस्टम का नाम दिया है, उसके अंदर वो कमियां दिखाई ना दें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर कितने सारे फैक्टर्स हो गए, आपके पास 7 फैक्टर्स हो गए जो हमें अपने दिमाग में स्टडी करने पड़ेंगे। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हो गया, फाइल्स हो गया, मेथड्स हो गया, प्रोसीजर हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इंटरनल कंट्रोल्स हो गया जो कि आपके फ्रॉड से, आपको थ्रेट से बचाते हैं, और ओवरऑल एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। ये सारी की सारी बातें हमें डीप स्टडी करनी पड़ेंगी। अब इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें काफ़ी हाई फॉर्मेट में स्टडी करनी है। जैसे सबसे पहला सवाल मेरे पास ये आ रहा है कि जब कभी आप इनपुट फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आप किन किन बातों का ध्यान देते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ, डेटा एंट्री फॉर्म पड़ा हुआ, यहाँ पे डेटा फीड करेंगे, बंदे का नाम हो गया, बंदे का रोल नंबर हो गया, या उसका एड्रेस हो गया, या फ़ोन नंबर हो गया, बीवी का नाम हो गया, सैलरी हो गया, एचआरए हो गया, डीए हो गया। ये लेटेस्ट से सारा का सारा हमारे पास क्या हो गया, इनपुट का कंटेंट हो गया। अब ये हमें बता रहा है कि बताइए कि जिस समय आप सिस्टम का इनपुट डिज़ाइन करने चाहते हैं उस समय आपको क्या क्या इश्यूज दिमाग में कंसिडर करने पड़ेंगे, किन किन बातों को आपको स्टडी करना पड़ेगा, वो सारा सवाल हमारे पास यहाँ पर आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि हमारे पास जो आपका सिस्टम एनालिसिस नाम का टॉपिक था उसके अंदर 5 टॉपिक्स थे। 5 में से एक टॉपिक हमारे पास और आ रहा है, अब आपका एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, और प्रेजेंट सिस्टम के अंदर तकरीबन ज़्यादा नहीं 7 फैक्टर्स आ रहे हैं। 7 में से एक सवाल हमारे पास आ रहा है कि अगर मेरे को सिस्टम का इनपुट डिज़ाइन करना है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वो सारे के सारे इशूज़ हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, कंसिडर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर सबसे पहले आ रही है कंटेंट्स। कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि इनपुट फॉर्म जो है उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये मेरे पास आपका एक डेटा एंट्री फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास लेटेस्ट एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया, साथ में सैलरी हो गया मेरे पास, इसके साथ मेरे पास एचआरए हो गया, ठीक है, ऐसी मेरे पास डीएनएस अलाउंसेस हो गया, ऐसी मेरे पास आपका फ़ोन नंबर हो गया, राइट। यहाँ पे ओके नाम का बटन बना हुआ है, कैंसिल नाम का बटन बना हुआ है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डेटा एंट्री फॉर्म हो गया जिसके अंदर हम डेटा को फीड करेंगे, डेटा को डालेंगे। तो ये मेरे पास एक इनपुट फॉर्म हो गया जहाँ पर हम डेटा की कैप्चरिंग करेंगे, डेटा को गैदर्ड करेंगे,
और गैदर करते समय हमें एम्प्लॉय का कोड भी एंटर करवाने का है, एम्प्लॉय का नाम भी पूछने का है, एम्प्लॉय का एड्रेस भी पूछने का है, सैलरी भी एंटर करवाना है, एचआरए भी एंटर करवाना है, डीए भी एंटर करवाना है और साथ साथ हमें फ़ोन नंबर भी एंटर फीड करवाना है। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल देंगे तो सीधा हम उसके बाद ओके नाम के बटन में क्लिक करेंगे। तो इस पोर्शन को हम लोगों ने टेक्निकली क्या नाम दिया, सीधा कंटेंट का नाम दिया। कंटेंट मतलब कि इनपुट करते समय क्या क्या वैल्यूज़, क्या क्या डेटा आपको यूज़र से फीड करवाने हैं, उसको हम लोगों ने कंटेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से पहला पोर्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं कि इनपुट हमें कब करना है। इनपुट का हमारे पास क्या होता है, टाइमलाइन होता है। ठीक है जी, या तो हमें डेटा फीड करने के दो तरह के तरीके हैं मेरे पास, एक मेरे पास बैच हो गया और एक मेरे पास आपका ऑनलाइन हो गया। राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास एक इन्वेंट्री की फाइल है, सेल्स नाम की फाइल है, और सेल्स नाम की फाइल में हम लोगों ने क्या करा, जब भी हम कभी सामान बेचते हैं तो सारी की सारी जानकारी सेल्स नाम की फाइल में रिकॉर्ड होती है। अब यहाँ पर मैंने आपका बिल नंबर फीड कर लिया, यहाँ पे कौन सा आइटम कोड बेचना था, किस कस्टमर को बेचना था, कितना क्वांटिटी सोल्ड करना था, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे फीड कर दी। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करा कि सुबह 9 से लेकर शाम तक 5 तक हम काम करेंगे और जो भी डेटा हमें फीड करना है वो सारी की सारी जानकारी आपकी यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे, डाल देंगे। अब फाइनली देखने वाली बात है, ठीक शाम के 5 बजने के बाद मैं क्या करूँगा, जितनी भी आइटम I01 की ट्रांजैक्शन है जो हमने बार बार बेची है वो सारी मैं इकट्ठी करूंगा। जितनी भी आइटम I02 की ट्रांजैक्शन है जो हमने बार बार बेची इसको मैं सारी इकट्ठी करूंगा। जितनी भी आइटम I09 की ट्रांजैक्शन है जो हमने बार बार बेची है वो सारी इकट्ठी करूंगा और इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए फीड कर दूंगा। तो यानी प्रोसेसिंग के लिए फीड मैं कब करूंगा, शाम के 5 बजने के बाद करूंगा। अब क्योंकि मैं शाम के 5 बजने के बाद काम कर रहा हूं तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, बैच का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे जो हमारा इनपुटिंग हो रहा है वो किस कब हो रहा है, निर्धारित समय के बाद हो रहा है, पीरियोडिकली हो रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हो रहा है, ठीक शाम के 5 बजने के बाद हो रहा है और इसलिए उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, बैच इनपुट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कई बार हमें इनपुट कैसे करना पड़ता है, हमें इमीडिएट करना पड़ता है, ऑन द स्पॉट करना पड़ता है। जैसे हमारे पास एटीएम सिस्टम होता है, एटीएम सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को जो भी फीड करेंगे वो बेटा आपका ऑन द स्पॉट करेंगे। आप ऑन द स्पॉट क्या करेंगे, डेटा फीड करेंगे। आप एटीएम सिस्टम में जाते हैं, पासवर्ड की डिमांड होती है, पासवर्ड डालेंगे, आपको अमाउंट कितना विड्रॉ करना है वो अमाउंट आप डालेंगे और जैसे ही आप डालेंगे फटाक तभी के तभी प्रोसेस हो जाएगा। और ये जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये जो हमारा इनपुट हो रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, इमीडिएट प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है और इसलिए इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ऑनलाइन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब कभी काम मेरा पीरियोडिकली होता है, निर्धारित समय के बाद होता है, उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, उसको हमने बैच का नाम दिया। और जब कभी काम मेरा इमीडिएटली होता है, ऑन द स्पॉट होता है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, ऑनलाइन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गया टाइमलाइन को लेकर कि टाइमलाइन का मतलब है कि डेटा फीड कब करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद करेंगे तो बैच हो गया, आपका इमीडिएट करेंगे, ऑन द स्पॉट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। ठीक है जी। अच्छा, जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट कई बार हमारा कहाँ से आता है, हमने कहा यार ये हमारा कीबोर्ड से एंटर होता है, कीबोर्ड से हम फीड कर लेते हैं, या हम इनपुट की बात करेंगे तो माउस से भी हम एंटर करवा सकते हैं, या कोई डेटा मेरा ऑलरेडी मेमोरी डिवाइसेस के अंदर सेव्ड है, पहले से ही मेरी जानकारी अगर मेमोरी डिवाइसेस के अंदर सेव्ड है तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपका इनपुट ले सकते हैं। तो फिलहाल कीबोर्ड से भी इनपुट लिया जा सकता है, माउस से भी लिया जा सकता है। और अगर कोई डेटा ऑलरेडी हमारा मेमोरी डिवाइस के अंदर फीड होता है, मेमोरी डिवाइस के अंदर स्टोर्ड होता है, तो वहां से भी आपका इनपुट लिया जा सकता है। तो उसके अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस करा, मीडिया के बारे में डिस्कस करा हुआ है। तो फाइनली देखने वाली बात है, मैग्नेटिक डिस्क की अगर मैं बात करूंगा तो हार्ड डिस्क का नाम शायद आपने सुना होगा, फ्लॉपी डिस्क का नाम आपने सुना होगा। ये दोनों के दोनों उसके एग्जाम्पल हैं कि आप हार्ड डिस्क से इनपुट ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क से इनपुट ले सकते हैं। ऑप्टिकल लेजर डिस्क की अगर मैं बात करूंगा तो सीडी का नाम आपने सुना होगा, डीवीडी का नाम आपने सुना होगा। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया बीआरडी के नाम से, जिसको हम ब्लू रे डिस्क कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास ऑप्टिकल लेजर डिस्क है जहां पर अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा काम होता है। अच्छा, मैग्नेटिक टेप की बात करूंगा, ये ऐसा डिवाइस होता है जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन सेव्ड होगा वो बेटा सारा का सारा कैसे सेव्ड होगा, आपका सीक्वेंशली सेव्ड होगा। ये जस्ट हमारी ऑडियो कैसेट की तरह होती है, पुराने ज़माने की ऑडियो कैसेट की तरह होती है। ऑडियो कैसेट में अगर मेरे को 5वां गाना चाहिए तो पहले 4 गाने क्रॉस करने पड़ेंगे तभी 5वां एक्सेस कर पाऊंगा, या अगर 10वां गाना चाहिए तो पहले 9 गाने क्रॉस करने पड़ेंगे तभी जाके 10वां एक्सेस होगा। तो यहाँ पे जो अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क की बात करता हूँ या ऑप्टिकल डिस्क की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम कैसे होता है, रैंडमली होता है।
पर जब मैं आपके मैग्नेटिक टेप की बात करता हूं तो यहाँ पे जो भी काम होता है सीक्वेंशली होता है, रिवाइंड फॉरवर्ड करना पड़ता है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड के पास जाना पड़ता है, तब जाके हमारे पास काम होता है। तो यहाँ पे मीडिया की बात हम ये महसूस करके चल रहे हैं कि मेरा जो इनपुट वाला कंटेंट है वो ऑलरेडी किसी मेमोरी डिवाइस के अंदर पड़ा हुआ है और मैं वहां से डेटा को फीड करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मेमोरी डिवाइस हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे, ऑप्टिकल की बात करेंगे, वहां पे जो भी काम होता है रैंडमली होता है, और मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे, यहाँ पे जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम आपका सीक्वेंशली देखा जाता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारे पास मीडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, आपका इनपुट वॉल्यूम। इनपुट वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास कि जब आप इनपुट करेंगे तो इनपुट की मात्रा कितनी होगी, कंटेंट कितना होगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, एक का नाम मेरे पास क्या था आपका बैच, और एक का नाम मेरे पास क्या होता है आपका ऑनलाइन, या आप कह लीजिए रियल टाइम। हालांकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, बाद में देखेंगे। तो एक ऑनलाइन हो गया, एक रियल टाइम हो गया। बैच के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मेरे को आइटम I01 की सारी ट्रांजैक्शंस को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। सुबह 9 से लेके 5 तक जो भी माल मैंने सेल्स नाम की फाइल में बेचा था वो सारी ट्रांजैक्शन मेरे को आपस में गैदर्ड करनी पड़ेंगी, इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और जब मैं वो सारा ट्रांजैक्शन इकट्ठा करूंगा तब जाकर काम होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये आ रही है कि इस एनवायरनमेंट में इनपुट का जो भी वॉल्यूम है उसकी मात्रा कम नहीं है, बल्कि इनपुट की वॉल्यूम की मात्रा यहाँ पे क्या देखी गई है, ज्यादा देखी गई है, काफी ज्यादा देखी गई है। और जब हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, ऑनलाइन के बारे में, रियल टाइम के बारे में, तो यहाँ पे जो इनपुट का मात्रा होता है, यहाँ पे जो इनपुट का वॉल्यूम होता है वो अल्टीमेटली आपका कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता है, यहाँ पे जो भी काम होता है वो आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन होता है। और ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है, जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन फीड करेंगे ऑन द स्पॉट तभी प्रोसेस हो जाता है। जबकि हम बैच की अगर बात करेंगे तो बैच के अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, बैच के अंदर हमारे पास एक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। और एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमें डेटा को गैदर करना पड़ता है, डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए उसको हमने एक्यूमुलेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा, हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि अगर मेरे को इनपुट करना है तो इनपुट का वॉल्यूम मैटर करता है हमारे लिए। अब बैच की बात करेंगे तो बैच में इनपुट का वॉल्यूम मेरे पास ज़्यादा हाई रहेगा, और अगर मैं ऑनलाइन या रियल टाइम जहाँ पे इमीडिएटली काम होता है तो वहाँ पे हमारे पास जो इनपुट का वॉल्यूम है वो हर एंगल से क्या आपका कम रहेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या आता है, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कह रहा है कि जब आप इनपुट लेते हैं तो जो भी इनपुट लेते हैं वो आप किसी फील्ड के अंदर वैल्यू डालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे बोला कि मेरे को एम्प्लॉय कोड के अंदर वैल्यू को डालना है। अब एम्प्लॉय कोड मेरे पास क्या बन गया, E009 बन गया फिर फॉर एग्जांपल। अब देखने वाली बात यह है कि यार ये एम्प्लॉय कोड के अंदर किस तरह की वैल्यू फीड हो रही है। मैंने कहा इसके अंदर तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू फीड हो रही है, यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक भी हैं, और यहाँ पे डेटा जो फीड हो रहा है वो आपका 4 डिजिट का फीड हो रहा है। पहला जो भी लेटर है वो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखने वाली बात है, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की बात आ रही है, 4 डिजिट की बात आ रही है, और पहला जो भी लेटर है वो हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी बातें हमें क्या करनी पड़ती हैं, डिसाइड करनी पड़ती हैं, या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पहले से बतानी पड़ती हैं कि एम्प्लॉय कोड के अंदर इस तरह की वैल्यू जाएगी, 4 डिजिट का डेटा जाएगा, पहला लेटर मेरा ई से स्टार्ट होगा। तो जब मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसको हम लोगों ने डेटा टाइप का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, या इसको हम कह सकते हैं सही मायने में हमने क्या नाम दिया, इसको फॉर्मेट का नाम दिया हुआ है कि आखिरकार एम्प्लॉय कोड के डेटा का फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पर क्या है। ठीक है, ऐसी अगर मैं बातचीत करता हूँ किसके बारे में, एम्प्लॉय नेम के बारे में। एम्प्लॉय नेम के बारे में बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं इसके अंदर एम्प्लॉय का नाम कैसे होगा, सारे के सारे मेरे पास लेटर से आपके अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिसाइड करा कि 25 कैरेक्टर्स का आपका मैक्सिमम एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, 25 लेटर्स का नाम आपका हो सकता है। और मैंने कह दिया कि यार इसको भरना हमारे लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा। तो ये मैंने क्या डिसाइड करा, मैंने एम्प्लॉय नेम का मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डिसाइड कर लिया कि किस तरह का डेटा एम्प्लॉय नेम के अंदर हमारे पास फीडअप होगा। ये सारी जानकारी हमने यहाँ पे देख ली। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ आपसे एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में अगर मैं बातचीत करता हूँ, अब एम्प्लॉय की सैलरी की बात करेंगे तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, और साथ साथ देखने वाली बात है, मैंने बोला मैक्सिमम यहाँ पर आपका 6 डिजिट का डेटा आपका फीड होगा यहाँ पे। ओके,
और यहाँ पे किसी भी एंगल से आपकी नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी या जीरो आपका एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू फीड करेंगे, जीरो फीड करेंगे, तो बदले में क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने क्या नाम दिया, फॉर्मेट का नाम दिया। तो यानी फॉर्मेट किसका है, मेरे पास एम्प्लॉय नाम की सैलरी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यार मेरे पास एम्प्लॉय कोड मैक्सिमम 4 डिजिट का होगा, उसको साइज का नाम दिया। वहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, उसको डेटा फील्ड का नाम दिया। और ये सारा का सारा काम कौन डिसाइड करता है, प्रोफेशनल टाइप के लोग डिसाइड करते हैं, जिसको हमने यहाँ पे प्रोग्रामर्स का नाम दिया हुआ है और डीबीए का नाम दिया हुआ है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दिया हुआ है। ये लोग हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के फॉर्मेट्स को डिसाइड करने के लिए। आपको याद होगा पीछे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 5 तरह के यूजर्स होते हैं, अगर आपको याद हो, पहले ही बताया था मैंने। एक का नाम था सिस्टम एनालिस्ट, एक का नाम था सिस्टम डिजाइनर, एक का नाम था सिस्टम प्रोग्रामर, एक का नाम था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एक का नाम था मेरे पास एंड यूजर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सिस्टम प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके फॉर्मेट को डिसाइड करने के लिए कि आपकी फील्ड का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, किस तरीके से होगा, उस चीज को डिसाइड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। राइट, तो चलिए इसी के साथ ये छोटा सा सवाल हमारा समाप्त हो गया, जहां पे हमने क्या देखा कि अगर मेरे को इनपुट को एनालाइज करना है तो मेरे को कंटेंट्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, फॉर्मेट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा और बड़ी सारी बातों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास एक सवाल था जो कि हमें प्रेजेंट सिस्टम को एनालाइज करना था, तो फाइनली ये चीज हमारे पास यहाँ पर समाप्त होगी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सवाल मेरे पास क्या आ रहा है, कह रहा है प्रेजेंट सिस्टम का अगर आपको आउटपुट डिजाइन कंसिडर करना है या क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं आउटपुट को डिसाइड करने के लिए, तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 6 फैक्टर्स हैं, जिसमें एक का नाम आपका कंटेंट आ गया, एक मेरे पास यहाँ पर आपका फॉर्म्स आ गया, आउटपुट का वॉल्यूम आ गया, टाइमलाइन आ गया, मीडिया आ गया, फॉर्मेट आ गया। आउटपुट वॉल्यूम टाइमलाइन मीडिया फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जो अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जो इनपुट के अंदर स्टडी करा था वही चीज आपकी यहाँ पे डिस्कस कर ली हम लोगों ने। ठीक है, फॉर्म्स का मतलब क्या है कि जो भी आप आउटपुट देना चाहते हैं, जो भी आप करंट सिस्टम में आउटपुट देते हैं, ठीक है, आउटपुट होता क्या है, हमने पहले डेटा फीड करा, इनपुट हो गया, फिर प्रोसेस हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अब आउटपुट मेरा किस तरीके से आ सकता है, मैंने कहा 2 तरीके आ सकता है। ये हमारा टेक्सुअल फॉर्म में भी आ सकता है, ABCD XYZ इस फॉर्म में भी आ सकता है, या ये मेरा वीडियोस की फॉर्म में भी आ सकता है, या ये मेरा एनिमेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, या ये मेरा इमेजेस की फॉर्म में भी आ सकता है, या ये मेरा वॉइस की फॉर्म में भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? तो यानी आपका जो आउटपुट है आवाज़ की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई हलचल एनिमेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, या कोई पिक्चर या फोटोग्राफ इमेजेस की फॉर्म में भी आ सकता है, या ABCD XYZ टेक्सुअल फॉर्म में भी आ सकता है। इस चीज को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, फॉर्म का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगला साफ कह रहा है टेक्सुअल डेटा हो गया, ग्राफिक्स हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो फॉर्म हो गया, या डेटा की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1,72,000 एम्प्लॉइज है, उनका डेटाबेस मेंटेन करना है, तो मैं जो भी डेटा मेंटेन करूंगा वो सारा का सारा टेबुलर फॉर्मेट में मेंटेन करूंगा, यानी टेबल की फॉर्म में मेंटेन करूंगा, जहां पे रो एंड कॉलम्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो फॉर्म्स का मतलब है कि जो आउटपुट है उसको आप कैसे दिखा रहे हैं, क्या आप उसको पाई चार्ट की फॉर्म में दिखा रहे हैं या उसको आप लाइन चार्ट की फॉर्म में दिखा रहे हैं, आखिरकार किस तरीके से आप दिखा रहे हैं, उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कंटेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपकी आउटपुट रिपोर्ट आएगी उसका कंटेंट हमारे पास क्या होगा, कंटेंट आपका अनवांटेड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आपके एम्प्लॉइज ने डिमांड, जितने आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिमांड करा उतना मिलना चाहिए। कंपनी का नाम यहाँ पर हो गया, डेट यहाँ पर हो गया, टाइम हो गया, और जो भी लेटेस्ट से मेरे पास आपकी रिपोर्ट बन गई, आपकी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपका आउटपुट रिपोर्ट बन गया, इस तरीके से आपका आउटपुट रिपोर्ट बन गया। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर आप फालतू की इन्फॉर्मेशन देंगे तो अननेसेसरी टॉप लेवल मैनेजमेंट का दिमाग खराब होगा, और इसलिए कोशिश करिए कि आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए जो चाहिए। अगर मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बताइए एम्प्लॉय कोड हमने कहा ये वाला है, या मैक्सिमम एम्प्लॉय का नाम हमारे पास ये वाला है, और इसने कितना सेल्स करा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए बेसिकली। अब आप उसकी बीवी का नाम, बच्चों का नाम, क्वालिफिकेशन, सैलरी, HRA, DA, अगर आप इस तरह की जानकारी को डाल देंगे तो पूरा बकवास हो जाएगा सिस्टम। तो आपको सिंपल ये पता करना है कि किस एम्प्लॉय कोड ने
किस एम्प्लॉय नेम ने, किस एम्प्लॉय कोड ने कितना सेल्स करा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो केवल ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी देने का प्रयास करेंगे तो हर एंगल से वो रिपोर्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी समझने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी मुश्किलें पैदा होंगी। तो ये हमारे पास बेटा आउटपुट को लेकर भी इन्फॉर्मेशन हो गया कि यार हमें इनपुट करना है तो इनपुट को डिज़ाइन करना पड़ता है, आउटपुट हमें अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिस्प्ले करवाना है, दिखाना है, तो आउटपुट को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी, ये सारी बातें हमारे पास कंटेंट हो गया, फॉर्म हो गया, आउटपुट हो गया, टाइमलाइंस होगी, मीडिया हो गया, फॉर्मेट हो गया। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेंगी। फॉर्म्स नाम का टॉपिक इनपुट में नहीं था, बाकी पांचों के पांचों टॉपिक आपके इनपुट के अंदर थे। तो फॉर्म्स के अंदर हमने ये देखा कि क्या हम टेक्सचुअल डेटा या टेबुलर फॉर्मेट में दिखाएंगे या ग्राफिकली डिस्प्ले करेंगे। अगर डेटा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो टेबुलर फॉर्मेट में दिखाएंगे, अगर डेटा की मात्रा कम होती है तो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, इस तरह के चार्ट्स की फॉर्म में हम अपने आउटपुट को डिस्प्ले कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक और सवाल हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने एनालाइज इनपुट भी समझ लिया, एनालाइज आउटपुट भी समझ लिया, किसका, प्रेजेंट सिस्टम का। तो यानी 7 में से ये 2 सवाल हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिए, 2 सवाल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, राइट। अच्छा, हमारी कंपनी में क्या होता है, डेटा। डेटा कहाँ सेव होता है? डेटा सेव होता है सर हमारी फाइलों के अंदर, फाइल्स के अंदर इंफॉर्मेशन हमारी सेव्ड होती है सारी की सारी, है ना। और जो मेरा ऑडिटर होता है वो क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिट किसको करता है? ऑडिट करता है सीधा हमारी फाइल्स को। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको ऑडिट करनी पड़ती है। ऑडिट क्या करनी पड़ती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिट करनी पड़ती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव्ड होती है? आपकी फाइलों के अंदर सेव होती है। ठीक है, अब आप जानते ही होंगे फाइलें कई तरह की होती हैं हमारे पास। कितने तरह की फाइलें होती हैं हमारे पास? आपके ऑडिट में शायद आपके ऑडिट के टीचर ने पढ़ाया होगा कि फाइलें हमारे पास 7 तरह की होती हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको फाइलों के बारे में नहीं अकल है तो आप ऑडिट कहाँ से करेंगे? जब आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में आपको 2000 फाइलें मिलेंगी, 4000 फाइलें मिलेंगी और आपको सैंपल ऑडिट करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं। अब सैंपल ऑडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ फाइलें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ फाइलों को ऑडिट करना पड़ेगा, यानी एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब किस फाइल को छोड़ना है, किस फाइल को नहीं छोड़ना है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए बीइंग ऑडिटर। अगर आपको नहीं जानकारी है तो डेफिनेटली आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। आपके ऑडिट करने का तरीका महा घटिया, महा बकवास हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, आप सबको पता होगा कि हमारे पास एक फाइल होती है जिसका नाम होता है मास्टर फाइल। ऐसी एक फाइल होती है जिसका नाम होता है ट्रांजैक्शन फाइल। ऐसी एक फाइल होती है जिसका नाम होता है रेफरेंस फाइल। ऐसी एक फाइल है जिसका नाम है टेबल फाइल। ऐसी एक और फाइल है जिसका नाम है हिस्टोरिकल फाइल। ऐसी एक फाइल है जिसका नाम है मेरे पास रिपोर्ट फाइल। और एक और फाइल है जिसका नाम है मेरे पास बैकअप फाइल। तो ऑडिट के अंदर ये बताया जाता है कि बच्चों को जब भी ऑडिट करना है तो 7 तरह की फाइलों को ऑडिट करना पड़ेगा। मास्टर फाइल हो गया, ट्रांजैक्शन फाइल हो गया, रेफरेंस फाइल हो गया, टेबल फाइल हो गया, हिस्टोरिकल फाइल हो गया, रिपोर्ट फाइल हो गया और साथ में मेरे पास बैकअप फाइल हो गया। ये कुल मिलाकर मेरे पास आपकी 7 तरह की फाइलें होती हैं। यानी जो कंपनी के अंदर 2000 फाइलें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उन 2000 फाइलों को हम बेसिकली इन 7 भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। और इसमें से कुछ फाइल ऐसी होती है जिसके साथ आप सैंपल ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप सैंपल ऑडिट करेंगे तो आपको तिहाड़ जेल की सजा हो जाएगी। मास्टर फाइल उसका बिगेस्ट एग्जांपल है कि मास्टर फाइल के साथ किसी भी एंगल से आप सैंपल ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि आपको प्रेजेंट सिस्टम की, ओल्ड सिस्टम की, एग्जिस्टिंग सिस्टम की फाइल्स को रिव्यू करना पड़ेगा ताकि आप कमी फाइंड आउट कर सकें और वो कमी आपको न्यू सिस्टम में, प्रपोज सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस करा कि हमें रिव्यू करनी पड़ती है। हमें मतलब हमारे सिस्टम एनालिस्ट को या हमारे ऑडिटर को रिव्यू करना पड़ता है फाइल्स को। और फाइल्स कितने तरह की होती हैं? 7 तरह की होती हैं। फिलहाल आपके आईसीआई के मॉड्यूल में 3 नाम के बारे में डिस्कशन तो नहीं करा, बस एक जिक्र डाला हुआ है, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और रेफरेंस फाइल। क्योंकि आप ऑडिट बड़े अच्छे लेवल पे पढ़ चुके हैं, सीए फाइल में भी ऑडिट आप पढ़ चुके हैं और सीए आईपीसी में भी आप ऑडिट पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उसके बारे में ज्ञान होगा, जानकारी होगी कि ये मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, रेफरेंस फाइल क्या होती है। ठीक है जी, चलिए, तो ये भी हमारे पास पॉइंट आपका समझ में आ गया, जिसको हमने सेकंड पॉइंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें अपनी फाइलों को रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कंपनी के डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। कंपनी के डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की मात्रा कम होती है कि ज़्यादा होती है? मैंने कहा जी एम्प्लॉयज़ की मात्रा ज़्यादा होती है। आजकल हर कंपनी के अंदर हमारा सारा का सारा काम किसके अंडर आता है? ऑटोमेशन के अंदर आता है। ऑटोमेशन से क्या मतलब है? मैनुअली काम नहीं होता, जो भी काम होता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा होता है। अब बड़े सारे एम्प्लॉयज़ को अगर लेटेस्ट से कंपनी में बैठाना है, जोड़ना है, तो हमें कंपनी के अंदर क्या बनाना पड़ेगा? आपका नेटवर्क बनाना पड़ेगा।
अब नेटवर्क मेरे पास लैन नाम का भी आपने नाम सुना होगा, वैन का नाम भी सुना होगा आपने, मैन का नाम भी आपने सुना होगा, है ना। आपने CST के बारे में भी सुना होगा, आपने पीयर टू पीयर के बारे में भी सुना होगा, आपने इंट्रानेट के बारे में भी सुना होगा, इंट्रानेट, आपने एक्स्ट्रानेट के बारे में भी सुना होगा। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं मेरे पास, लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, ठीक है, ये आपका पीयर टू पीयर हो गया, P2P का मतलब है पीयर टू पीयर हो गया मेरे पास, या CST हो गया, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, या इंट्रानेट हो गया मेरे पास, या एक्स्ट्रानेट हो गया, या शायद आपने कभी नाम सुना हो स्टार नेटवर्क हो गया मेरे पास, या रिंग नेटवर्क हो गया मेरे पास, ठीक है, या मैश नेटवर्क हो गया मेरे पास, या बस नेटवर्क हो गया मेरे पास। किस तरह का नेटवर्क मेरे पास है उसको हम रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। और ये सारी चीज़ों को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, DCS का नाम दिया, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको पता लगाना है कि प्रेजेंट सिस्टम में लैन का इस्तेमाल हो रहा है कि वैन का इस्तेमाल हो रहा है कि मैन का इस्तेमाल हो रहा है, या स्टार नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, या रिंग नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, या मैश का इस्तेमाल हो रहा है, या बस का इस्तेमाल हो रहा है, या इंट्रानेट का इस्तेमाल हो रहा है, या एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल हो रहा है, या क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, या आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। आखिरकार किसका प्रयोग हो रहा है, किसका इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी बातें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। और इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का जो टॉपिक है वो किससे समर्पित है, मेरे नेटवर्क नाम के शब्द से समर्पित है। और नेटवर्क बहुत वास्ट सेंस में आप लोगों ने IPCC में डिस्कस करा होगा, स्टडी करा होगा, तो ये उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानकारी है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट भी यहाँ पे समाप्त हो गया, राइट। कंपनी के अंदर कितने मेथड्स हैं, कितने प्रोसीजर्स हैं, मेथड प्रोसीजर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इन्वेंट्री का बिजनेस है बेटा, है ना, इन्वेंट्री का बिजनेस हमारे पास है। अब इन्वेंट्री के बिजनेस की बात करूंगा तो वहाँ पे मेरे पास 4 तरह की फाइलें हैं, जिसमें एक का नाम मेरे पास सेल्स नाम की फाइल है, एक फाइल का नाम मेरे पास आइटम फाइल है, कस्टमर फाइल है, और साथ ही साथ मेरे पास सप्लायर नाम की फाइल है। तो ये कुल मिलाकर मेरे पास आपकी 4 तरह की फाइलें हैं। अब आइटम नाम की फाइल में हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। कस्टमर नाम की फाइल में ऐड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। सप्लायर नाम की फाइल में ऐड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। सेल्स नाम की फाइल में ऐड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। यानी हर काम के लिए मेरे को बैक साइड में क्या चाहिए होगा, बैक साइड में मेरे को एक फंक्शन चाहिए होगा। ऐड का अपना एक फंक्शन होगा, ठीक है, मॉडिफाई का अपना एक फंक्शन होगा, डिलीट का अपना एक फंक्शन होगा। और इन फंक्शंस को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, मेथड्स का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया, मेथड्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक ऐड नाम का मेथड है, तो ये ऐड नाम का जो मेथड है इसको मैंने क्या नाम दिया, मेथड का नाम दिया। अब एडिशन के टाइम पे क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें हमें अंदर लिखनी पड़ेंगी कि हमें ऐड के अंदर क्या करना पड़ेगा। मेरे को लेटेस्ट से आइटम कोड डालना पड़ेगा, आइटम का नाम डालना पड़ेगा, आइटम का प्राइस डालना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑन हैंड डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया, सीधा फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रही बात। तो फाइनली महसूस करने वाली बात यहाँ पे इस एनवायरनमेंट के अंदर ये आ रही है कि यार ये मेरे पास आपका क्या हो गया, मेथड हो गया, जहाँ पे नाम बता दिया कि ये ऐड एडिशन करेगा आइटम नाम की फाइल के अंदर, इसको हमने मेथड का नाम दिया। और क्या क्या अंदर ऐड करेगा उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको टेक्निकली फंक्शन नहीं, सॉरी, उसको टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया प्रोसीजर का। तो प्रोसीजर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मेथड के अंदर होती है। बात समझ में आ रही है। प्रोसीजर हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि मेथड के अंदर होती हैं। एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा सीए क्या करेगा, मैंने कहा सीए जी हमारा टीडीएस निकालता है, सीए हमारा वैट निकालता है, सर्विस टैक्स निकालता है, एफबीटी निकालता है, कस्टम निकालता है, ठीक है, एक्साइज निकालता है, ठीक है। अब तो सबका काम समाप्त हो गया तो जीएसटी निकालेगा। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, दीज ऑल आर द मेथड्स। अब टीडीएस कैसे निकाला जाता है, मैंने कहा टीडीएस यार ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हमारे पास क्या निकाला जाता है, आपका टीडीएस निकाला जाता है, राइट। इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने टेक्निकली यहाँ पर सीधा आपका प्रोसीजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है।
बात समझ में आ गई। इसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, सीधा आपका प्रोसीजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आपके प्रोसीजर हो गए, और जो काम हमारे सीए करता है ये हमारे पास क्या हो गया, आपके मेथड्स हो गए। तो करंट सिस्टम में क्या क्या मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, करंट सिस्टम में क्या क्या प्रोसीजर का इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिव्यू करने की बात करी। तो रिव्यू हमारे पास फाइल्स भी हो गया, रिव्यू हमारे पास मेथड्स, प्रोसीजर, डेटा कम्युनिकेशन भी हो गया। इनपुट करते समय क्या क्या चीज़ें रिव्यू करनी है वो बातें भी होगी, आउटपुट करते समय क्या क्या चीज़ें रिव्यू करनी है वो बातें भी हमारे पास हो गई। ठीक है बच्चे, अगला चीज है हमारे पास, रिव्यू करिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आज हम लोगों ने किसका इस्तेमाल करा, डेटा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करा। डेटा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने में बेनिफिट क्या होता है कि डेटा बिना हिले, अपने शरीर को हिलाए बिना जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका है, डेटा फॉरवर्ड करना है तो सारा का सारा डेटा फॉरवर्ड हमारा किसके द्वारा हो जाएगा, सैटेलाइट के द्वारा हो जाएगा। सारा काम फास्ट हो जाएगा, पेमेंट ऑनलाइन सिस्टम के तरीके से हो जाएगी, है ना। तो यानी हमारा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने से बड़े सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी हमारे पास। ड्रॉबैक्स क्या है, हैकर भैया बीच में हमारी इन्फॉर्मेशन को हैक करने का प्रयास करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यार एरर की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है, फ्रॉड की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है, थ्रेट्स की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है, और रिस्क की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है अगर हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब एरर कंट्रोल्ड रहे, फ्रॉड कोई कर ना पाए, थ्रेट्स और रिस्क हम बच जाएं, ये सब करने को, सबको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आईसीएस लॉन्च करना पड़ता है, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नाम दिया हुआ है। हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास काम होगा, अदरवाइज हमारे पास काम नहीं हो पाएगा। तो टेक्निकल कहने वाली बात है कि हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सफिशिएंट मात्रा में, एप्रोप्रिएट मात्रा में लगा रखा है कि नहीं लगा रखा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कम मात्रा में लगा रखे हैं, या बढ़िया वाले नहीं लगा रखे हैं, घटिया वाले लगा रखे हैं, सस्ते वाले लगा रखे हैं। कंपनी को कुछ हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए थी, समझ में आ रही है? क्या कंपनी ने फायरवॉल का इस्तेमाल करा है कि नहीं करा, डेटा एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करा है कि नहीं करा, साइट ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करा है कि नहीं करा, मैसेज ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करा है कि नहीं करा? बात समझ में आ रही है? जब हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया भर के फ्रॉड मार्केट में आज की डेट में आ चुके हैं। शायद आपने वायरस का नाम सुना होगा, आपने हैकिंग का नाम सुना होगा, क्रैकिंग का नाम सुना होगा, आपने ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना होगा, वॉर्म का नाम सुना होगा, डेटा डिडलिंग हो गया, पिगी बैकिंग हो गया, स्कैवेंजिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, सुपर जैपिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मल्टीपल तरह के फ्रॉड्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर आते हैं। हम चाहते हैं कि ये फ्रॉड्स हमारे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को किसी प्रकार से नुकसान ना दे सकें, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे बढ़िया वाला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ओल्ड वाला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था वो कितना बढ़िया था, कितना घटिया था। शायद कंपनी में फ्रॉड का लेवल ज़्यादा हो रहा था, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेकार है, वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम नहीं हो पा रहा, तो हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको फ्रॉड से बचाता है, एरर से बचाता है, थ्रेट से बचाता है, रिस्क से बचाता है। ये कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास जो कि हम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं ताकि कोई भी अनचाहा व्यक्ति हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नाम का टॉपिक भी फाइनली यहाँ पे समाप्त हो गया। ये आगे देखेंगे क्या मतलब है प्रिपरेशन ऑफ डायग्राम और मॉडल का मतलब क्या है, थोड़ा सा सब्र करिए, आगे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और लास्ट बात बेटा मेरे पास क्या आ रही है, रिव्यू करना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स को आप स्टडी करिए। ठीक है, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, मान लो 2017 चल रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कंपनी के पिछले 5 साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, पास्ट रिकॉर्ड्स का नाम दिया, एंड दीज आर द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और अंडरटेक ओवरऑल एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि जब आप इन 6 की 6 बातों को आप स्टडी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल एनालिसिस हो जाएगा। तो पहले हम लोगों ने चुन चुन के एक एक टॉपिक बता दिया, उसके बाद जब मैं सबको इकट्ठा करूंगा, सबको एक्यूमुलेट करूंगा, तो वो पूरे प्रेजेंट सिस्टम का ओवरऑल एनालिसिस हो जाएगा।
तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है रिगार्डिंग इसके बारे में, एनालिसिस ऑफ करंट सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे शांत करा, समाप्त करा। तो जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था क्या कि यार अगर हमें सिस्टम एनालिसिस करनी है, अगर डीप स्टडी करनी है जो कि सिस्टम एनालिस्ट नाम के इंसान के द्वारा परफॉर्म करी जाती है, तो हमें 5 चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें पहला नाम क्या आता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर जिसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स को हमने स्टडी करा, DIQ डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनरीज हो गया। 4 तरह की बातें बताई थी मैंने आपको। इंटरव्यू टॉप लेवल मैनेजमेंट का लिया जाता है, क्वेश्चनरी मिडिल लेवल लो लेवल से भरवाया जाता है। ऑब्जर्वेशन के अंदर आपकी लॉग फाइल्स जो डेटा डिक्शनरी को एनालाइज करा जाएगा, और कंपनी के अंदर हर चीज़ का लिखित रूप होता है, चाहे वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में हो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हो, उसको डॉक्यूमेंटेशन का नाम दिया हुआ है। और एनालिसिस ऑफ करंट सिस्टम की बात करेंगे तो क्या मतलब है कि यार जो हमारा करंट सिस्टम है उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, और इसके अंदर तकरीबन ज़्यादा नहीं 7 तरह की चीज़ें थी। इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा, ठीक है, आपका मेथड्स क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे, फाइल्स को रिव्यू करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को रिव्यू करना पड़ेगा, और ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 7 तरह की बातें आती हैं जो कि हम लोगों ने करंट सिस्टम में यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है जी, कह रहा है चलो ओल्ड सिस्टम को आपने डिस्कस कर लिया, अब आपको स्टडी करना पड़ेगा प्रेजेंट सिस्टम, सॉरी प्रपोज सिस्टम। और प्रपोज सिस्टम से यहाँ पे क्या मतलब है, प्रपोज सिस्टम का मतलब यहाँ पर होता है बच्चे कि भैया प्रपोज सिस्टम के अंदर हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि यार जो नया सिस्टम है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपको जो बातें आपने ओल्ड सिस्टम में स्टडी करी थी वो भी आपको यहाँ स्टडी करनी पड़ेगी। प्रपोज सिस्टम में कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल होगा, कौन कौन से प्रोसीजर का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इनपुट कैसे करेंगे, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास कैसे आएगा। ठीक है, डेटा की मात्रा हमारे पास ज़्यादा है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेटाबेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब डेटाबेस हमें कौन से वाला इस्तेमाल करना है, हमें क्या HDBMS का इस्तेमाल करना है या NDBMS का इस्तेमाल करना है, ठीक है, या हमें RDBMS का इस्तेमाल करना है, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है, किस वाले DBMS नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। ये सारे नाम आप लोगों ने IPCC में सुने होंगे, ITSM के अंदर, कि डेटाबेस हमारे पास DBMS कई तरह के होते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नए सिस्टम में हमें RDBMS का इस्तेमाल करना है या OODBMS का इस्तेमाल करना है। वो सारी बातें हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है जी, और प्लस कितना टाइम लगेगा, कितना एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो प्रपोज सिस्टम के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है जितना ओल्ड सिस्टम के बारे में था, या एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में था हमारे पास, या करंट सिस्टम के बारे में था। तो उसके ऊपर सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। इसके ऊपर भी अगर आप सवाल आते हैं तो आप वही सारे की सारी बातें, कंटेंट हो गया, फॉर्म हो गया, फॉर्मेट हो गया, टाइमलाइन हो गया, मीडिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो सारी की सारी बातें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया मेरे पास, सिस्टम एनालिसिस ऑफ प्रपोज सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स कुल मिलाकर आपके क्लियर हो गए। कौन कौन से हमारे पास क्लियर हो गए, हम लोगों ने करंट सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया, प्रपोज सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइनली क्या करना है, रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट किसको देनी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देनी है। और इस रिपोर्ट को टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, SRS का नाम दिया। SRS का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। ये एक तरह की रिपोर्ट है हमारे पास, जो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगी। ठीक है, आपकी जो रिपोर्ट है सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, ये सीधा हमारे पास कहाँ जाएगी, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगी, जिसको हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन का नाम दिया हुआ है। और ये रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे सीधा आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ओके, चलिए अब इस रिपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या लिखा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको सवाल आ जाएगा कि यार SRS के कंटेंट बताओ, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के कंटेंट बताओ, कि आखिरकार रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। हमने न्यू सिस्टम लॉन्च करा है, न्यू सिस्टम को लॉन्च करने का गोल क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो ये स्पेसिफाइड होगा हमारे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने CA करने के बारे में सोचा, तो आपका गोल क्या है कि आपके नाम के आगे CA लगना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें CPT भी करना पड़ेगा, IPCC भी करना पड़ेगा, फाइनल भी करना पड़ेगा। तो ये जो लेवल्स जो हम अचीव करते हैं उसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, ऑब्जेक्टिव का नाम दिया। और जब मैं सारे के सारे लेवल्स को इकट्ठा करूंगा तो एक अचीवमेंट बनेगी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, गोल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, क्लियर बात सभी को। अच्छा, उसी रिपोर्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल न्यू सिस्टम है तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हार्डवेयर कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमन इंटरफेसेस कौन से इस्तेमाल करेंगे, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक का नाम होता है CUI और एक का नाम होता है GUI।
ठीक है। CUI का मतलब क्या होता है मेरे पास, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब क्या होता है बच्चे मेरे पास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हार्डवेयर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है भाई, नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट है तो राउटर नाम का डिवाइस हो गया, मॉडेम नाम का डिवाइस हो गया, मल्टीप्लेक्सर नाम का डिवाइस हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, रिपीटर हो गया, फ्रंट एंड प्रोसेसर हो गया, प्रोटोकॉल कन्वर्टर हो गया। ठीक है। तारे को कौन सा ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है। किस तरह के इनपुट डिवाइस है मेरे पास, किस तरह के आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है कि प्लॉटर है कि स्कैनर है। ठीक है। कि जॉयस्टिक है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, CPU आ गया, मदरबोर्ड आ गया, रजिस्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, कैथोड आ गया, एनोड आ गया, डायोड आ गया। ये सारे बेटा कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं हमारे पास। समझ में आ रही है बात। तो हार्डवेयर का कौन कौन से हार्डवेयर का आपने इस्तेमाल करा है। CPU कई तरह के होते हैं हमारे पास, CPU के मल्टीपल मॉडल्स होते हैं हमारे पास, जैसे 286 हो गया, 386 हो गया, 486 हो गया, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Celeron हो गया, Cyrix हो गया, AMD हो गया, Atheron हो गया, Xeon हो गया। ठीक है। i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया। तो आखिरकार कौन कौन से हार्डवेयर का हम प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपकी यहाँ पर होगी। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉस कर रहे हैं, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज मिलेनियम, विंडोज XP, यूनिक्स, लाइनेक्स, सोलारिस, CPM, OS2, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी बातें आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। ठीक है। क्या मेरा यूजर जो है वो केवल टेक्सचुअल डेटा के साथ काम कर रहा है, अगर टेक्सचुअल डेटा के साथ काम कर रहा है तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो गया मेरे पास, और अगर वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ काम कर रहा है जहाँ पे इमेजेस भी हैं, वॉइस भी है, एनिमेशन भी है, तो उसको हम लोगों ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नाम दिया हुआ है। तो वो सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी अवेलेबल होगी किस हेड के अंदर, एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी जानकारी हो वो सीधा फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में दिखाई दे। फ्लो चार्ट्स आपको पता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती हैं, अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा देंगे तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, उसको रीड करना आसान हो जाएगा। जैसे IDT में आपका टीचर क्या करते हैं, IDT में आपको टीचर फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ाते हैं ना टेक्सेस, तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो फ्लो चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो फ्लो चार्ट का प्रयोग हमें मैक्सिमम यहाँ पे करना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इंट्रोडक्शन हो गया, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या कहते हैं आपका फंक्शनल डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा इस रिपोर्ट के अंदर, जहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या क्या डेटाबेस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है जी। कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, मेरा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हम नया वाला बना रहे हैं, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग्स होती हैं, क्या क्या कौन कौन से डेटाबेस का, कौन कौन सी फाइलों का, कौन कौन से टेबल का इस्तेमाल होता है, वो सारी जानकारी आपकी यहाँ पर अवेलेबल होगी। और ये भी इन्फॉर्मेशन जो भी हम दिखाएंगे सारी की सारी डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाएंगे ताकि दूसरे के लिए समझना आसान हो जाए। बात समझ में आ रही है, दूसरे के लिए समझना हमारे पास क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये हमारे पास फंक्शनल डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी है कि फंक्शनल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम फॉर एग्जांपल होता क्या है, हमने इनपुट करा, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस होता है, फिर हमारे पास आउटपुट होता है। एक काम तो ये हो गया, हमने फिर इनपुट करा, मेरे पास अब एक प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, उसके बाद मेरे पास आउटपुट आ गया। बात समझ में आ रही है। तो कई बार मल्टीपल हमारे पास प्रोसेस होते हैं, आपने जर्नल एंट्री करी, अब आपका लेजर भी होगा, ट्रायल बैलेंस भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, बैलेंस शीट भी होगा। तो ये मल्टीपल मेरे पास प्रोसेस हो गया और फाइनली हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाती है आपके पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या प्रोसेस हैं उन सबकी जानकारी किसके अंदर आ जाएगी, फंक्शनल के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बारे में आ जाएगी। तो ये सारा कंटेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट होगी किसके अंदर, हमारी रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन के बारे में। और बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन का नाम जब याद आए तो आपको किसके बारे में डिस्कस करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि भैया आखिरकार कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं। ठीक है। ऑडिट के अंदर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि इंटरनल कंट्रोल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जनरल कंट्रोल हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। और ऐसे जनरल कंट्रोल आगे 7 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आगे हमारे पास 6 तरह के होते हैं। तो फिलहाल हम उसकी गहराई में अभी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि आखिरकार कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का आपने कंपनी में इस्तेमाल करा हुआ है, तो और वो सारी जानकारी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है।
ठीक है जी। और आजकल तो वो ज़माना आ गया हमारे पास कि हमारा काम खुद की कंपनी में नहीं होता, बल्कि हमें दूसरी कंपनी से भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपके बैंकिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, आईसीआईसी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका ये बैंक जो है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है, या हमारे आईडीबीआई बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मल्टीपल बैंक के साथ हमारे पास जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे आपका एक्स्ट्रानेट का नाम दिया हुआ है, कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से अटैच होती है तो उसको हमने एक्स्ट्रानेट का नाम दिया हुआ है। और ऐसे केस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़्यादा हो जाता है, सिक्योरिटी का लेवल बड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके अपने प्लेटफॉर्म से उठ के बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म में जा रही होती है, तो बीच में हैकर की हैक करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन में यही डिस्कस करा कि आखिरकार कंपनी के अंदर मैंने कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ रही है, वैलिडेशन। क्या क्या इस्तेमाल कर रखे हम लोगों ने। वैलिडेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा यार एम्प्लॉय कोड डालना है। अब मेरा एम्प्लॉय कोड कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर ब्लैंक होगा तो बदले में एरर मैसेज होगा। मेरा एम्प्लॉय कोड 4 डिजिट का होना चाहिए, 4 से कम या 4 से ज़्यादा होगा तो बदले में एरर मैसेज होगा। एम्प्लॉय कोड मेरा ई से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास एरर मैसेज आएगा। मेरे एम्प्लॉय कोड में पहला लेटर अल्फ़ाबेट होगा, बाकी 3 न्यूमेरिक होंगे। अगर इसमें हेर फेर होगा तो बदले में अगेन मेरे पास क्या आएगा, एरर मैसेज आएगा। मेरा जो एम्प्लॉय कोड है वो हर एंगल से डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अगर डुप्लीकेट होगा तो बदले में क्या आएगा, मेरे पास एरर मैसेज आएगा। इन सभी तरह के कंस्ट्रेंट को, इन सभी तरह की बंदिशों को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इन सभी तरह के कंस्ट्रेंट्स को, इन सभी तरह की बंदिशों को हम लोगों ने वैलिडेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया। तो सैलरी है, सैलरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सैलरी जीरो नहीं होनी चाहिए, सैलरी में कोई अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सैलरी भरना कंपलसरी है, ब्लैंक होगा तो बदले में एरर मैसेज होगा। तो जब ये सारी बंदिशें मेरे पास आती हैं, इसको हमने क्या नाम दिया, वैलिडेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आखिरकार न्यू सिस्टम में कौन कौन सी वैलिडेशन का हमने प्रयोग करा है, वो सारी की सारी जानकारी आएगी। और विनी वैलिडेशन को हमने एक और नाम दिया हुआ है, इसको हमने कंस्ट्रेंट का नाम दिया है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंदिशें। तो बंदिशें कौन कौन सी हमने लगा रखी हैं वो भी हम रिपोर्ट में स्पेसिफाइड करेंगे, जिससे हमारी कंपनी की मैनेजमेंट को पता लग सके कि हाँ कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं वो बढ़िया है कि नहीं है। ये जो वैलिडेशंस होते हैं ये भी एक तरह से किसका पार्ट होते हैं, हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स का पार्ट होते हैं। और सही मायने में अगर हम एग्जैक्टली बोलेंगे तो किसका पार्ट होता है, मेरे पास एप्लीकेशन कंट्रोल्स का पार्ट होते हैं, कि हमारी कंपनी के अंदर हमारे डेटा फीडिंग के टाइम पे कौन कौन सी वैलिडेशंस हम लोगों ने लगा रखी है। ठीक है जी। और लास्ट आता है अपेंडिक्स। ये आपको पता ही है, जुड़ी हुई वस्तुएं। कई बार एक रिपोर्ट को बनाने के लिए 10 तरह की रिपोर्ट्स और हमें क्रिएट करनी पड़ती है, 10 तरह का डेटा हमें इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि उस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। और इस चीज़ को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, अपेंडिक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राइट। तो चलिए, आज ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया हमारे पास, और हम लोगों ने यहाँ पर चौथा पार्ट भी यहाँ पे स्टडी कर लिया। पेपर में क्वेश्चन आएगा, एसआरएस के कंटेंट्स बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआरएस के कंटेंट्स आपको बताने पड़ेंगे, तो जितने पॉइंट्स हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। टेक्निकली आंसर लिख कर आओगे तभी नंबर आएगा, फालतू की बातें लिखोगे बेकार हो जाएगा। फालतू की बातें याद करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट्स मैंने दे रखे हैं आपको, शॉर्टकट्स को याद करते रहिए। तो जितने नालायक बच्चे हैं वो सारे शॉर्टकट्स फॉलो करिए। अगर आपके बस की ये नहीं है पढ़ने की तो आप शॉर्टकट्स फॉलो करिए और भगवान के भरोसे रहिए कि आप पास होते हैं कि फेल होते हैं। हाँ, अगर ये सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो आराम से आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे, 80+, 90+, 70+। जितनी श्रद्धा आपकी रहेगी, जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना नंबर आप गेन कर पाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, ये इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट्स हम बाद में देखेंगे। फिलहाल 5 में से 4 टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर लिए, कि सिस्टम एनालिसिस अगर हमें करना है तो किन किन बातों को करना पड़ेगा। ये 5 तरह के कंटेंट्स हैं, 5 में से 4 बातों को हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे समाप्त कर लिया है। और किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9818266987। व्हाट्सएप भेजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कि सर अगला लेक्चर कब आएगा कब नहीं आएगा, इन बातों को जवाब देने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। जैसे मेरी कन्वीनियंस होगी वैसे मैं आपको लेक्चर फॉरवर्ड करता रहूँगा, आप उसको फॉलो करते रहिए। कोई कंटेंट बेस्ड में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप सवाल कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए प्लीज़। कई बार कॉल मैं पिक नहीं कर पाता, तो व्हाट्सएप करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। और थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करिए, उनको भी बताइए, ताकि उनको भी एक ये राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।